प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर 3 यानी मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लेक्चर पहला क्लास 12th है। अब हमने जैसे पहली यूनिट चल रही है, इसमें पहली यूनिट थी हमारी जनन यानी रिप्रोडक्शन। इसमें पहला चैप्टर था जीवों में जनन। उसमें हम जीवों में जनन पढ़ चुके थे कि जीव विभिन्न प्रकार का जनन करते, लैंगिक, अलैंगिक, कायिक। अब उसके बाद हम पुष्पीय पौधों का भी जनन पढ़ चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे मानव जनन। यानी अब हम ये देखेंगे कि मानव में जो जनन होता है किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के जनन और अंग होते हैं। अब सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मानव में जो जनन है किस प्रकार का होगा। जैसे पौधों में हमने बता दिया था अलैंगिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है। छोटे छोटे जीवों में अलैंगिक चलते हैं और कुछ ऐसे थे जिनमें कायिक प्रवर्धन भी चलता था। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो बनता है कि मानव में जो जनन किस प्रकार का होता है। मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मानव में जनन जो है उसमें हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र। सबसे इस चार्ट के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। पहले हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव का जो जनन तंत्र किस प्रकार होता है, दो प्रकार से बनता है। पहला मानव में नर जनन तंत्र, दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। मेरा दोनों भाषा में समझ आता चलूँगा। नर जनन तंत्र है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम पहले जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करते हैं। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, आपके नीट में भी बनेंगे, बोर्ड परीक्षा में भी बनते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। इसी प्रकार हम अगले लेक्चर में जो मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। अब नर जनन तंत्र जो होता है उसमें दो प्रकार के आपके लैंगिक जनन या जनन अंग होते हैं। पहला होता है प्राथमिक या मुख्य लैंगिक अंग, प्राथमिक या मुख्य लैंगिक जनन अंग। दूसरा होता है सहायक लैंगिक या जनन अंग। अब मुख्य और सहायक, एक होता है मुख्य यानी मेन चीफ जिसे प्राइमरी बोलते हैं, और दूसरा होता है जो सहायक यानी एसेसरी या हेल्पर या असिस्टेंट। अब हमने देखा होगा कि मूवी में देखते हैं कि जो मुख्य हीरो होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। बाकी जो साइड हीरो होते हैं उनकी अच्छा वो अपने में मेहनत करते हैं, लेकिन वैल्यू किसकी होती है, मुख्य हीरो की। लेकिन यहाँ क्या होता है मुख्य हीरो के साथ साथ साइड हीरो को भी हमको पढ़ना है। यानी मुख्य अंग ये और होते हैं, सहायक अंग भी इसमें हेल्प करते हैं। प्राथमिक या मुख्य लैंगिक या जनन अंग जो हमारे होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। पहला होता है इसमें टेस्टिस यानी वृषण। मानव में पढ़ेंगे पहला होता है टेस्टिस यानी वृषण जो है मानव में कितना होता है, वन पेयर, एक जोड़ी होता है। अब हम पढ़ेंगे सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग में जो है एक जोड़ी आपका अधिवृषण होता है जिसे एपिडिडाइमस बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे एक जोड़ी नर जनन या शुक्र वाहिनियाँ, यानी एक जोड़ी जो है नर जनन वाहिनियाँ या शुक्र वाहिनियाँ, जिन्हें वास डिफरेंस बोलते हैं। तीसरा होता है सिसन जिसे पेनिस बोला जाता है। चौथा होता है मूत्रामार्ग यानी यूरेथ्रा। और इसके अतिरिक्त इसमें सहायक जनन ग्रंथियाँ, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो सहायक के रूप में करती हैं। एक जोड़ी होती है शुक्राशय जिसे सेमी वेसिकल बोला जाता है। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी एक पेयर होती है बेटा, वन पेयर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और वन पेयर मैंने जोड़ी जो है इसमें इससे दिखा दिया है, इससे समझ जाना। यानी वन पेयर जो होते हैं एक जोड़ी जो है जिससे समझ जाएंगे, एक जोड़ी प्रोस्टेट हो गई और एक जोड़ी, तो जोड़ी मैंने इधर लिख दिया तो इससे इंडिकेट कर दिया है। वन पेयर शुक्राशय, वन पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड, वन पेयर काउपर ग्लैंड। काउपर या इसे वल्वो यूरिथ्रिल भी बोला जाता है। अब मैंने इसमें इसके आउट लाने के द्वारा ये समझ आता है कि कितना होता है। कुछ जोड़ी ऑर्गन होते हैं, कुछ एक बिना जोड़ी के होता है, सिंगल होते हैं। अब हम धीरे धीरे प्रत्येक इसमें एक एक का अलग अलग अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझते जाएंगे। अब इसमें जो हम पहले मानव के बारे में कुछ जानेंगे कि मानव में कुछ, जब मानव का जनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो इसमें मानव से संबंधित क्या क्या है।
यानी पहला जो है हम पढ़ेंगे पॉइंट, एक पॉइंट निकल के आता है कि मानव यानी ह्यूमन जो है विविपेरस। ह्यूमन जो है बेटा कैसा होता है, विविपेरस। हिंदी में से पढ़ेंगे जरायुज। जरायुज होता पॉइंट बाई पॉइंट, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला हम पढ़ा है कि मानव विविपेरस यानी जरायु होता है। अब हम ये समझेंगे विविपेरस होता क्या है। दो शब्द आते हैं, टर्म बनते हैं। एक होता है विविपेरस और दूसरा होता है बेटा ओविपेरस यानी जरायुज और दूसरा होता है अंडायुज। नाम से समझिए, जरायुज अंडायुज, विविपेरस और ओविपेरस दोनों में पूछता है। विविपेरस क्या होता है, विविपेरस जो होता है वो जीवधारी होते हैं, यानी वे जीव जो सुविकसित शिशु को यानी जन्म देते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, सुविकसित शिशु, ठीक है। विविपेरस यानी ये क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते, सुविकसित वेल डेवलप्ड जो बच्चा होता है। और ओविपेरस ये क्या करते हैं, अंडे, ठीक है। विविपेरस यानी इसमें जीव क्या कहते हैं, सुविकसित यानी पूर्ण एम्ब्रियो के बाद जो बच्चा बन जाता तब जन्म देता है उसे विविपेरस बोलते हैं। ओविपेरस ये यानी अंडे को जन्म देते हैं। कुछ आपके जो मेमल्स जो होते हैं विविपेरस होते हैं। कुछ स्तनधारी ऐसे भी है जो बच्चे देकर के अंडे भी देते हैं। डकवेल प्लेटिपस आपका जो है ये बच्चे ने देकर के अंडे देता है। और लेकिन अधिकतर जो है जो भी बच्चे देते हैं उनको जो जरायुज बोलते हैं, अंडे देते हैं उसे अंडायुज बोलते हैं। ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कि मानव जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, एक एक टर्म को हम समझाएंगे। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसे बोलते हैं लैंगिक द्वैरूपता। मानव जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है यानी दिखा प्रदर्शित करता है। अब देखेंगे लैंगिक डाइमॉर्फिज्म यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती क्या है। यानी इसमें जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल की पहचान जो होती है, पहचान बाही आकृति एवं संरचना के आधार पर हो जाती है। यानी इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में क्या होता है लैंगिक द्वैरूपता में, कि इसमें जो हम बाह्य आकृति के आधार पर ये बता सकते हैं कि मेल है और ये फीमेल है। अब मानव जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है जिसे लैंगिक द्वैरूपता बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दर्शाता है। इसमें जो मानव में देखा होगा कि हम जो बाह्य आकृति के आधार पर देख सकते हैं कि मेल है और ये फीमेल है। एक एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि जैसे मेल की आवाज़ की अपेक्षा फीमेल की आवाज़ जो है थोड़ी पतली हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो है कि कुछ और पॉइंट हैं कि जैसे मेल में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, फीमेल में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, लेकिन फीमेल की स्तन ग्रंथियाँ विकसित होती हैं, लेकिन मेल की स्तन ग्रंथियाँ विकसित नहीं होती। और जो है ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को प्रदर्शित करते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि जो है आपका यह मेल और ये फीमेल है। अगला पॉइंट कि
मानव एक लिंगी होता है। एक लिंगी बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। मानव जो है एक लिंगी होता है। ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लिंगी जो क्या होता है, एक लिंगी जो एक लिंगी जीव होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, उन्हें जो क्या बोलते हैं हम जो है एक लिंगी जीव बोलते हैं। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। द्विलिंगी जीव वो होते हैं जिनमें जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है एक ही जीव में पाए जाए। और एक लिंगी यानी मेल और फीमेल, नर और मादा जनन अंग जो है अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, उन्हें एक लिंगी कहते हैं। तो यानी मानव एक लिंगी है। अलग अलग पॉइंट हुए, मानव जो विविपेरस यानी जरायु जो होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म लैंगिक द्विरूपता दर्शाता है। तीसरा मानव जो एक लिंगी होता है, यानी एक लिंगी भी होता है। तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने लिखे हैं, नोट कर लें। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि एक लिंगी दो लिंगी के लिए सूत्र एक बनाया था। इस सूत्र को याद करें, BHM और DU, ये दो सूत्र हैं, हमेशा याद रखें। BHM पहले पढ़ेंगे। BHM क्या होता है, B फॉर वाई सेक्सुअल, H फॉर hermaphrodite और M फॉर मोनोसियस। अगर ये हो गया, इधर पढ़ेंगे DU, D फॉर डायोसियस, U फॉर यूनिसेक्सुअल। हिंदी में इन दोनों पॉइंटों को जो है एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी, ठीक है। एक लिंग या एक लिंगाश्रयी, इन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। ये एक ही बात है। BHM बाइसेक्सुअल, hermaphrodite, मोनोसियस। द्विलिंगी यानी वे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, एक ही जीव में होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे, hermaphrodite बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे। तो मोनोसियस जो है प्लांटों में होता है। और इधर वे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, यानी नर में नर जनन अंग होंगे और मादा में मादा जनन अंग होंगे, लैंगिक जनन अंग अलग अलग होंगे। इन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल या डाइसियस, यानी एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल नर हो गया, और इधर पेड़ पौधों में डाइसियस होता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, BHM और DU। अब जो हम पढ़ेंगे, पहला आपका जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे टेस्टिस यानी वृषण। मुख्य जो प्राथमिक आपका जो ऑर्गन है वो पढ़ेंगे आपका टेस्टिस क्या होता है। पहला पॉइंट वृषण, इसे बोलते हैं टेस्टिस। यह जो कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, 1 पेयर, एक जोड़ी होते हैं। तो टेस्टिस पढ़ने से पहले हम एक इसके ऊपर जो आवरण होता है उसे बोलते हैं वृषण कोश। टेस्टिस को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे वृषण के पहले वृषण कोश, इसे बोलते हैं स्क्रोटम।
वृषणकोश यानी स्क्रोटम, इसे हम पढ़ेंगे। यानी स्क्रोटम क्या होता है, वृषणकोश जिसे बोलते हैं। वृषणकोश यानी स्क्रोटम। वृषणकोश जो होता है यह होता है वृषण के चारों ओर पाई जाने वाली थैलीनुमा संरचना होती है। जैसे इसके अंदर वृषण पाए जाते हैं, ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। वृषणकोश जैसे बोलते हैं वृषणकोश, ये क्या होता है थैलीनुमा। ये जो है त्वचा की बनी हुई, त्वचा की थैलीनुमा संरचना होती है जिसे वृषणकोश कहा जाता है। यह जो है वृषणकोश थैलीनुमा संरचना होती है। इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है वृषणकोश का मुख्य कार्य जो होता है, कोई कार्य पूछता है तापमान नियंत्रण, यानी थर्मो रेगुलेटर, तापमान नियंत्रण। इसका मुख्य कार्य क्या होता है थर्मो रेगुलेटर, यानी तापमान का ये जो नियंत्रण करता है। इसीलिए जो है वृषणकोश जो है प्रारंभ में यानी भूरी अवस्था में जो है वृषण जो है वृषणकोश में नहीं होती, और जैसे 7 महीने बाद, 7 महीने बाद वृषण जो है वृषणकोश में आ जाते हैं, वृषणकोश में आ जाते हैं। एम्ब्रियो यानी भ्रूणी अवस्था में जो वृषण होते हैं यानी वृक्क के नज़दीक होते हैं, और 7 महीने बाद जो है वृषण जो वृषणकोश में आ जाते हैं। अगर वृषण जो वृषणकोश में नहीं आते, वो जीव कुछ ऐसे जंतु हो जाते हैं, कुछ जंतु हैं जिनके वृषणकोश में वृषण नहीं होते या शरीर के बाहर नहीं होते। वो जैसे हाथी है, हाथी की जो वृषण जो है वृषणकोश में शरीर के बाहर नहीं होते, उसके जो शरीर के अंदर ही होते हैं, क्योंकि उसको तापमान जो चाहिए वो जो है वृषणकोश अंदर शरीर के देते रहते हैं। लेकिन मानव में जो है आपने देखो वृषण जो है वृषण शरीर के बाहर होते हैं। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव में शरीर के बाहर वृषण क्यों स्थित होते हैं। मानव में जो शरीर के बाहर वृषण क्यों स्थित होते हैं, ये 10th में आपने पढ़ा होगा। वृषण जो है शरीर के बाहर इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि वह जो शरीर के उसके स्पर्म के तापमान के लिए कंट्रोल करते हैं। ये क्वेश्चन करता है कि वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं। कई बार पूछा है कि वृषण जो है शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं। इसका जो आंसर होता है वृषण शरीर के बाहर जो क्या करते हैं, आपके जो है शुक्राणु परिपक्व होने के लिए जो है बाहर होते हैं, क्योंकि वृषण कोश का जो तापमान है शरीर के तापमान से, शरीर के तापमान से वृषण कोश का तापमान जो होता है वो 3 डिग्री कम होना चाहिए, 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। जो शरीर का तापमान है जो वृषण कोश से वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है फारेनहाइट में, तो वृषण कोश का जो तापमान होगा 33 होगा। इसीलिए वो जो शरीर से थैलीनुमा संरचना में बाहर स्थित होते हैं। यदि वृषण कोश में वृषण नहीं आते तो वो जो व्यक्ति बंध यानी स्टेराइल जो हो जाता है, बंध होता है, बंध प्रकार का बन जाएगा, जिसे स्टेराइल बोलते हैं, और वह जो है सेक्सुअल प्रोसेस नहीं कर पाता
और हमारे जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो वृषण कोष वृषण में होता है, जो उसका स्पर्म का निर्माण करते हैं। शरीर के तापमान, वृषण कोष जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसीलिए जाड़ों के दिनों में क्या होता है कि वृषण कोष की त्वचा जो सिकुड़ जाती है, क्योंकि जाड़ों के दिनों में वो शरीर के नज़दीक चले जाते हैं, जिससे जो है उनका तापमान कंट्रोल करते हैं। गर्मियों में वो लटक जाते हैं, क्योंकि शरीर का तापमान कंट्रोल करने के लिए जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए, इसलिए इसमें जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। अब जो हम पढ़ेंगे तापमान नियामक होते वृषण कोष पढ़ दिया, अब पढ़ेंगे टेस्ट। अब पढ़ेंगे जो वृषण क्या होता है। वृषण में हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार जो संरचना होती है, वृषण होते हैं, बड़ा बना के चलेगा। इस प्रकार की संरचना होती है, इसके चारों ओर जो है आपका वृषण कोष हो गया, और इसमें आपकी जो है पाली हो गई। इसके ऊपर जो है इस तरह से अधिवृषण होता है, इसे बोलते हैं अधिवृषण। इसे पढ़ेंगे वृषण कोष स्क्रोटम, ये आपका हो गया वृषण। ये आपकी जो है ये हमारी जो है हो जाती है आपकी वृषण पालिका, इनको बोलते हैं। ये संरचना होती है, बोलते हैं वृषण पालिका। वृषण पालिका में जो आती है वृषण पालिका हो गई। और वृषण पालिका में आपकी जो होती है शुक्र जनन नलिका होती है, सुनिए बोलते हैं शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनित नलिका और एक टेस्टी शुक्र जनन नलिका हो गई आपकी। टेस्टिकुलर ट्यूबल्स कह देते हैं, सेमीफेरस ट्यूबल्स बोलते हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं सेमीफेरस ट्यूबल्स, और इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर ट्यूबल्स। इनमें जो शुक्रजनक नलिका की संख्या पूछता ये होती है 1 से 3 तक होती है। 1 से 3 तक, जैसे 3 है, 1 भी है, तो सेमीफेरस ट्यूबल्स की जो संख्या होती है वो आपकी जो 1 से लेकर के 3 तक होती है। और इनके मध्य में सेमीफेरस ट्यूबल के मध्य में जो है ये संरचना देखेंगे। अभी हम जो डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन जो मध्य में होता है इस तरह से ये जो होती है इन्हें बोलते हैं अंतराल कोशिका या लीडिंग सेल। लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका जो है इन्हीं को कहा जाता है। इसके ऊपर जो अधिवृषण होते हैं, 2 वृषण होते हैं, 2 वृषणों पर 2 अधिवृषण होते हैं, 1 जोड़ी वृषण, तो 1 जोड़ी जो अधिवृषण होती है, ये वृषण कोष होता है। और वृषण की 3 जो है आपकी लेयर होती हैं, 3 लेयरों में जो है आपका जो है वृषण जो है कार्य करता है। ये वृषण का जो डायग्राम है इसका हम विस्तृत अध्ययन जो आपके अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।